नमस्कार। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। देश देशांतर पटना पहुंच चुका है क्योंकि बिहार में चुनाव हो रहे हैं और पूरे देश की राजनीति पे एक तरह से देखा जाए या पूरे देश की जो मनोस्थिति है उस पर एक तरह से बिहार का चुनाव फिलहाल हावी है। कोई भी ये प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा है, कोई भी नहीं बता पा रहा है कि आखिर बिहार में जीतेगा कौन। फिलहाल बिहार का जो पूरा चुनाव है वो एक मिस्ट्री की तरह, एक पहेली की तरह बन गया है। ना 2014 के जो चुनाव नतीजे रहे लोकसभा के, वो भी कोई पैमाना नहीं बन पा रहे हैं, ना ही 2010 का जो विधानसभा चुनाव था वो भी नहीं बता पा रहा है कि आखिर किस करवट जो है वो ऊंट बैठ सकता है बिहार में। हमारे साथ तमाम वो खास मेहमान मौजूद हैं, तमाम वो स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं बिहार चुनाव के, जिनको कि ये तय करना है, जिनके जरिए ये तय होना है कि आखिर बिहार का चुनाव के जो नतीजे हैं वो क्या होगा। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि दिवाली जो है आखिर बिहार में कौन मनाएगा। कहा यह भी जा रहा है कि बिहार का जो चुनाव नतीजा है फिलहाल जो विधानसभा चुनाव का, वो पूरे देश की राजनीतिक दिशा और वैचारिक दिशा, यानी कि राजनीति किस तरह होगी बिहार में आगे पूरे देश में, वो भी तय करेगा बिहार का ये चुनाव। मेरे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। शुरू करती हूँ प्रेमचंद मिश्रा जी से, कांग्रेस पार्टी से मेरे साथ मौजूद हैं। दूसरे खास मेहमान अशरफ अंसारी साहब हैं लोक जनशक्ति पार्टी से। तीसरे मेहमान हैं निहोरा यादव जी जेडीयू से। साबिर अली साहब हैं बीजेपी से, और हालांकि नया चेहरा है बीजेपी का ये। और साथ ही मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय कुमार जी हैं प्रभात खबर से। बहुत स्वागत है सभी मेहमानों का। सबसे पहले साबिर अली साहब, आपके साथ मैं शुरुआत करना चाहती हूँ कि हमने कई डिस्कशंस किए हैं बिहार चुनाव पर, बिहार में ही आके किए हैं, और तमाम जो एनालिस्ट हैं, जो लोग आकलन करते हैं, उनका ये मानना है कि कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा न होना बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए बहुत महंगा लग रहा है अब तक। देखिए, ऐसा है, लोगों का अपना हर आदमी अपने की सोच होती है, और डिस्कशन में जो लोग भी बैठते हैं हर आदमी की अलग अलग सोच होती है, पैमाना अलग अलग होता है। बिहार प्रदेश में मुख्यमंत्री तय की जाए पहले और नहीं तय की जाए, इसका बहुत बड़ा महत्व मैं नहीं समझता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में एनडीए जो इस बार इलेक्शन लड़ रहा है, उसका बिल्कुल आपने कहा कि कोई भी ऐसा शख्स आज किसी तराजू में तौल के ये नहीं कह सकता, कोई पैमाइश नहीं है कि ये कह दे कि सरकार किसकी तरफ बनने जा रही है, क्योंकि पहला चरण अभी हुआ नहीं है। 12 तारीख को पहला। तो बीजेपी भी ये मानती है कि अभी कुछ नहीं, मैं आप पूरी बात हमारी मुकम्मल, ऐसा नहीं, मैं कह रहा हूं कि जो लोग आंकड़े बिठाते हैं उनके समीकरण की बात कह रहा हूं कि मैं यहां अपनी सिर्फ जुबान से वो बात कह दूं, रिजल्ट आएगी, सब पूरी दुनिया देखेगी, इसके बाद भी डिस्कशन होंगे। अभी लंबा इलेक्शन है, 4 तारीख तक, 5 तारीख तक जाना है इलेक्शन अगले महीने में। मैं ये बता दूं कि अभी जो मोड है लोगों का, वो मोड भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में नरेंद्र मोदी को सामने देखकर वो मोड, उसी मोड पर अभी भी लोगों का जो अपना परसेप्शन बनाया था, जो मिजाज बना था कि विकास कैसे हो सकता है, किसके नेतृत्व में हो सकती है, कैसी नेतृत्व होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले जो लोग सरकार में हैं उसको यहाँ की जनता देख चुकी है। ये एक बहुत बड़ा पैमाना है। ये तो तय नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन ये तय हो चुका है कि मुख्यमंत्री पिछड़ा होगा। देखिए, मुख्यमंत्री कौन होगा, पिछड़ा होगा, अगड़ा होगा, कम से कम मेरी एक कैपेसिटी बीजेपी की तरफ से बात आई है। नहीं, सुनिए, ये मेरी कैपेसिटी नहीं है तय करने की। जिसकी कैपेसिटी है वो लोग करेंगे, वो कहेंगे। मैं उसके लिए मैं नहीं समझता हूं कि मुझे कहना चाहिए कि कौन होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में कि विकास में परिवर्तन हो, विकास यहाँ हो, यहाँ लोग जो बदलाव चाहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में एनडीए की सरकार बनेगी, और उसी में लोग का अभी तक जो मोड है, मैं अभी तक आज के दिन तक जो मोड है वो यही दिखाई दे रहा है। इतने सारे राज्य हैं देश में, आपकी सरकार है केंद्र में, बिहार पे इतनी ज्यादा ताकत क्यों झोंक रखी है बीजेपी ने? ऐसा लगता है कि पूरे तरीके से एक प्रतिष्ठा का सवाल बना रखा है। नहीं, मैं ऐसा जब इलेक्शन आता है, इससे पहले की इलेक्शन की बात होती है, पार्टियां इलेक्शन हारती हैं, जीतती हैं, लगातार इलेक्शन पार्लियामेंट के बाद कश्मीर जीते, झारखंड जीते, महाराष्ट्र जीते, दिल्ली हारे, तो कभी कभी मोड अलग अलग इक्वेशन में लोगों का जो वोटर है अल्टीमेटली वही फैसला करेगा। इसलिए मैं यहां बैठ के कह दूं कि हमारी बहुत बड़ी बहुमत से बनेगी, लेकिन सरकार जो आज जो लोगों का, यूथ का, परिवर्तन का जो सरकार देख चुके हैं उनके खिलाफ है, क्योंकि वो लोगों ने कुछ कहा नहीं, कुछ किया नहीं। इसके लिए लोगों का मोड है कि अब यहाँ परिवर्तन होना लाजमी है। निहोरा यादव जी, कैसा समय आ गया? फिलहाल लालू यादव, नीतीश कुमार, ये सब एक दौर में प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, और अब बिहार बचाने के लिए लड़ाई हो रही है कि बिहार किसी तरह से हाथ में वापस आ जाए। सबसे बड़ा सवाल है कि जो बिहार के चुनाव है, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि क्या बात है कि बिहार में इतना आप ताकत लगा रहे हैं। देखिए, आज़ादी के बाद पहला बार कोई प्रधानमंत्री बना है
जो राज्यों के चुनाव में इस तरह की रुचि लेता हो, ये समझिए सारे देश का राज काज छोड़ करके जिन राज्यों में भी चुनाव हो रहे हैं उन राज्यों में इतनी रुचि लेना प्रधानमंत्री के लिए हर्ज क्या है? उचित हर्ज इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको देश की सत्ता दिया है लोगों ने, आप देश की सत्ता को अपने सही ढंग से चलाइए, लेकिन आप देश की सत्ता को न चला करके राज्यों के चुनाव राज्य की जो पार्टी है उसके तहत दे देना चाहिए। एक दूसरी बात मैं कहता हूं, इन्होंने कहा कि आपने सवाल उठाया कि पार्टी ने कोई नेता नहीं बनाया, बिहार में बना भी नहीं सकते। नहीं, उनकी बात भूल जाइए, मैं तो आपसे जेडीयू की बात पूछ रही हूँ, महागठबंधन की बात पूछ रही हूँ। महागठबंधन की तो बहुत ही अच्छी स्थिति है और मैं तो ये समझता हूँ कि जो आचरण भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोग बिहार में कर रहे हैं वही आचरण दिल्ली में भी करते थे और जो नतीजा भारतीय जनता पार्टी के लिए दिल्ली में आया कमोवेश वही नतीजा यहाँ आएगा। क्या जेडीयू के बारे में बात यह है कि जिनके साथ मिलकर आपने सरकार चलाई, बीजेपी का आप जिक्र करें, जो कि आपको ज्यादा पसंद है बीजेपी के बारे में बात करना, उन्हीं के खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे हैं। ये बताइए जनता को किस तरह से आप कन्विंस करेंगे कि जिनके साथ आप गठबंधन में सरकार बना चुके हैं, जिन्होंने आपको विकास पुरुष का जो है तमगा दिलाया नीतीश कुमार को, अब उनके खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, सैद्धांतिक लड़ाई थी। हम लोग के नेता नीतीश कुमार जी ने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी वाजपेयी और आडवाणी वाली पार्टी नहीं रही। जिन सिद्धांतों और मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी से समझौता हुआ था, गठबंधन बना था, उस समझौता और नीतियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी जा रहा था। और फिर ऐसे व्यक्ति को जो प्रोजेक्शन भारतीय जनता पार्टी ने किया, यह सबसे खतरनाक हम लोग मान रहे थे देश के लिए। नतीजा भी सामने आ रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के बाद। तो हमारा निर्णय मात्र सत्ता ही प्राप्त करना नहीं, वैसे तत्वों को भी रोकना है जो देश के नक्शा को, दिशा को बिगाड़ना चाहता है जी, वैसे लोगों को भी रोकना है। चलिए ठीक है। अशरफ अंसारी साहब, ये बताइए कि जिस जनता की बात हो रही है उसकी जनता की याददाश्त पे इतना विश्वास क्यों नहीं है कि वो 2002 भूल जाएगी? वो ये भूल जाएगी कि आपने जिस सिद्धांत, क्योंकि सिद्धांतों की बात कर दी है फिलहाल निहोरा यादव जी ने, कि जिन सिद्धांतों के आधार पर लालू प्रसाद पासवान साहब ने जो है वो इस्तीफा दिया, उन्हीं, न सिर्फ उन्हीं पार्टी बल्कि उन्हीं नेता के साथ मिलकर अब आप चुनाव लड़ रहे हैं, उनके साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। कैसे आप जनता के पास वापस जाएंगे वोट मांगने के लिए? आप 2002 की जिस वाकये की बात आप कर रहे हो, पासवान साहब को उस वक्त लगा कि नहीं वही गलत है, तो जो गलत हुआ उन्होंने प्रोटेस्ट के लिए अपना इस्तीफा दिया। इस बीच में बहुत सारे कमीशंस बने, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट आए, बहुत सारे वर्डिक्ट आए, जिसमें बहुत, हम कोर्ट पे कोई कमेंट नहीं करना चाहते। मैं आपको थोड़ा सुधार करना चाहूंगी कि कोई अभी तक वर्डिक्ट कोर्ट का नहीं आया, कोई फैसला अभी तक नहीं आया है। लेकिन जितने भी एसआईटी वगैरह आए थे, एसआईटी वगैरह से क्लीन चिट मिला हुआ है। ये तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। आज खैर, अब आप उन तथ्यों की बात कर रहे हैं, उस पर हम लोग फिर एक अलग चर्चा कर लेंगे, उस पर आ जाएगी बात। लेकिन आज देश उस परिस्थिति से बाहर निकल चुका है। सबका साथ सबके विकास की बात हो रही है, उसमें सबका विकास है, किसी एक वर्ग के विकास की बात नहीं हो रही है। सबका साथ सबके विकास में सबके सहयोग की आवश्यकता है। रामविलास पासवान जी हमारी पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं, उनको भी लगा, और हमारी पार्टी के यूथ लीडर हैं, हमारी पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष चिराग पासवान जी, उनको लगा कि आज युवा एक सोच लेकर के आगे बढ़ रहा है। आप ही कह रहे हैं कि देश न सही, कम से कम एलजेपी जो है वो 2002 भूल चुकी है। क्या आप इस बात पर अभी भी कायम हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री मुस्लिम होना चाहिए? क्या आप बीजेपी से इस बात की डिमांड करेंगे? अरफा, सबसे बड़ी बात है ना कि हम लोग इसको क्यों अलग बांट देते हैं कि हिंदू होना चाहिए और मुस्लिम होना चाहिए। प्रतिनिधित्व तो होना चाहिए, प्रतिनिधित्व निश्चित तौर पे होना चाहिए, निश्चित तौर पे होना चाहिए, और हर जगह होना चाहिए, सिर्फ यही नहीं, हर जगह होना चाहिए, और उसमें सबको ईमानदार आपको ये बात याद तो होगी, रामविलास पासवान जी ने कहा था कि मुख्यमंत्री होना चाहिए मुस्लिम। निश्चित तौर पे, निश्चित तौर पे। तो आप कायम हैं? उस वक्त हमारी ताकत थी, हमारे हाथ में कुंजी थी, और हमारी ताकत थी, रामविलास पासवान जी की ताकत थी बनाने की। तो उन्होंने अपने विचार को रखा कि भाई मुस्लिम होना चाहिए। आज हमारी वो ताकत नहीं है, तो जब ताकत होगी तो निश्चित तौर पे फिर उस पर विचार करेंगे हम लोग। चलिए, प्रेमचंद मिश्रा जी बताइए, कांग्रेस पार्टी छोटा प्लेयर है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पूरा गठबंधन है उसकी ताकत पे आपकी ताकत निर्भर कर रही है, और अगर बिहार जीत जाते हैं आप फिर से, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर एक ताकत मिलेगी। लेकिन ये ताकत कैसे मिले?
कांग्रेस ने एक वैचारिक स्तर पर नीतीश कुमार गवर्नमेंट को अपना सपोर्ट किया था जब उन्होंने एक स्टैंड लिया और भारतीय जनता पार्टी को अपने से अलग किया, और वो एक बहुत ही वाजिब निर्णय था उसमें की जो परिस्थितियां थी। और पिछला लोकसभा चुनाव एक लक्ष्य को लेकर 2-3 धारा अलग अलग ढंग से आगे बढ़ रही थी, तो कांग्रेस ने महसूस किया कि अगर हम कांग्रेस अलग बात करे, आरजेडी करे, जेडीयू अलग करे, तो उसका फायदा बीजेपी को बिहार में मिला। काफी सीटें ये लोग लोकसभा में जीत के आए। तो पार्टी का ये प्रयास रहा कि हम उन तमाम विचारधाराओं को जो एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं कि सांप्रदायिकता के खिलाफ हमें राजनीति करनी है और बिहार में डेवलपमेंट के पॉलिटिक्स को बल देना है, तो उसको ध्यान में रख हमने ये गठबंधन किया है। आपने 16 महीने पहले बहुत सारे अच्छे वादे किए देश की जनता के समक्ष। बिहार को भी आपने वादा किया था हम स्पेशल स्टेटस देंगे जब हमारी सरकार बनेगी। तो फिर एजेंडा बीजेपी सेट कर रही है, ये मत भूलिए। नहीं, अगर आप जवाब दे रहे हैं एजेंडा नहीं उनके सेट मॉडल मानता को, तो एजेंडा सेट फिर बीजेपी कर रही है। मैं बीजेपी के द्वारा इसे एजेंडा सेट करना नहीं मानता। मैं ये मानता हूं कि नीतीश कुमार के सामने देश का प्रधानमंत्री एक चेहरा के रूप में चुनाव लड़ रहा है बिहार में। एनडीए का चेहरा नरेंद्र मोदी है। इनके पास राज्य स्तर का कोई नेता नहीं है जिसे प्रोजेक्ट करते हैं सीएम फेस। ये एडवांटेज नीतीश कुमार को मिल रहा है। रोड के सेक्टर का काम देख लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का देखें, लॉ एंड ऑर्डर देखें या गुड गवर्नेंस का देखें, नीतीश कुमार ने एक अच्छे मापदंड तय किए हैं बिहार में। ये एक प्लस पॉइंट है। तो नीतीश कुमार के रथ पे जो है वो कांग्रेस पार्टी भी सवार होकर आगे बढ़ना वैचारिक स्तर पे हमारा मानना है कि अगर कोई व्यक्ति लीडर अच्छा है, डेवलपमेंट का काम करना चाहता है, सेकुलर पॉलिटिक्स और सेकुलर विचारधारा को ताकत देने की बात हो सकती है, तो उस गठबंधन में है, उसे आगे बढ़ाएंगे, उसे ताकत देंगे। एक साथ मैं जोड़ना चाहता हूं कि जो परिस्थितियां हैं, बिहार की जनता ये भी देख रही है कि आखिर एक अवसरवादी गठजोड़ जो बनाया एनडीए ने, उसमें कौन लोग हैं, कैसे कैसे लीडर हैं। जिस जीतन राम मांझी को चीफ मिनिस्टर हमने बनाया नीतीश जी ने, वो उनके खिलाफ हो गए। रामविलास जी चुनाव हार गए थे, राज्यसभा भेजा लालू प्रसाद ने, वो उनके खिलाफ हो गए। उपेंद्र कुशवाहा विधानसभा का चुनाव हार गए थे, नीतीश जी ने राज्यसभा भेजा, वो उनके खिलाफ हो गए। तो ऐसे अविश्वसनीय चेहरे क्या बीजेपी के साथ रहकर बिहार को नया आयाम देंगे? चलिए ये बात जो है बीजेपी से हम पूछेंगे, लेकिन अजय कुमार जी, अगर कोई पैमाना माना जाए 2014 के लोकसभा चुनाव को, हालांकि बहुत पानी बह चुका है तब से अब तक, अभी हमारे पास केंद्र में सरकार है जिसके परफॉर्मेंस पे काफी हद तक जो है निर्भर करेगा कि किस तरह से देखा है जनता ने पिछले 15-16 महीने का जो कामकाज है। अगर हम वोट परसेंटेज की हम बात करें तो महागठबंधन जो है 5-7% उन्हीं का वोट ज्यादा नजर आता है बीजेपी के मुकाबले। फिलहाल का जो महागठबंधन है, क्या इसको हम अभी भी वैलिड मान सकते हैं? नहीं, देखिए, चुनाव में बहुत सारी चीजें जो फैक्टर के तौर पर काम करती हैं, मुझे लगता है कि हूबहू वो फिर से रिपीट करेगी, फिर से दोहराई जाएंगी। शायद उसमें एक संदेह का बड़ा दायरा रहता है। तो मुझे लगता है कि वो एक आधार चीज़ों को समझने के लिए भले हो, लेकिन वो ठीक उसी रूप में आपके सामने नतीजा दे, शायद मुझे लगता है कि इसमें संदेह हो सकता है। जहाँ तक बात आपका वोट परसेंटेज का है, ये बिल्कुल सही बात है कि आप देखें सभी पार्टियों का मिला के, तो उसमें महागठबंधन के हिस्से जो वोट आया है वो बीजेपी एनडीए से ज़्यादा है। तो आप इसको इस रूप में बोल सकती हैं कि इनको एज मिलता हुआ दिख रहा है, किस पर? आंकड़ों के बेस पर। लेकिन व्यवहार में आप देखेंगे, आप जो बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में आप जाएं और वहां देखें, तो मुझे लगता है कि कई तरह का कंट्राडिक्शंस जो है सामाजिक स्तर पर, आप जो जातीय संरचना की जो बात कही जा रही है, सभी पार्टियों ने जिस हिसाब से उम्मीदवारों का चयन किया, तो वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इसमें किसी इलाके में, किसी खास रीजन में आप एनडीए को मदद पहुंचाए, किसी खास इलाके में वो महागठबंधन के प्रत्याशियों को मदद पहुंचाए। आप इसके साथ साथ आप ये भी देखें कि इस चुनाव में सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि 45 से 50 ऐसे कैंडिडेट हैं जो कहीं ना कहीं परिवारों से जुड़े हुए हैं। यह एक इशू नहीं बन रहा है। क्या बिहार जनता के बीच ये मुद्दा नहीं है? नहीं बन पा रहा है। स्वीकार कर चुकी है। मुझे लगता है इसका एक दूसरा कारण है बहस का, वो एक फ्यूडल से सोसाइटी का जो रिफ्लेक्शन होता है, वो शायद उस डेमोक्रेसी में भी वो ज्यादा हावी है, ये मुझे ऐसा लगता है। यानी अगर बाप नेता है तो बेटे का जन्म सिद्ध अधिकार है कि उसको भी नेता। हाँ, वो पावर ऑफ अटर्नी जैसे ट्रांसफर किया जाता है फ्यूडल सिस्टम में, ठीक उसी तरीके से हम आज की राजनीति में ये चीजें देख रहे हैं। मैं एक और इससे जुड़ी हुई बात ये कहना चाहता हूँ कि बिहार में आज जो 38 जिले हैं, उसके आधा से ज्यादा जिलों में सूखे की स्थिति है। इलेक्शन कमीशन ने डीजल सब्सिडी के पैसों के बंटने पर रोक लगा दी है।
क्या आप एक नई राजनीति यह शुरू नहीं हो सकती थी कि सारे राजनीतिक दल के लोग या इलेक्शन कमीशन के पास जाके बोलते कि भाई आप सब्सिडी का कम से कम पैसा तो दीजिए, वो बैंकों में पड़ा हुआ है, किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो क्या यह राजनीतिक दलों का, मुझे लगता है कि एक जवाबदेही भी बनती थी कि आप, एक और कृषि प्रधान राज्य है, दूसरी ओर जो मौसम की हालत है, और जो बाहरी जो इनपुट देना था, जो मिलना चाहिए था किसानों को, वो नहीं मिल पा रहा। आप ये कह रहे हैं कि जो राजनीति हो रही है वो कहीं ना कहीं सतही मुद्दों पे हो रही है, और जो बुनियादी मुद्दे हैं, जो जिस तरह से एक भूख नजर आती है बिहार के लोगों में रोजगार को लेकर, या जैसे आपने बुनियादी मुद्दा उठाया है, वो मुद्दे, मुझे लगता है कि जो इलेक्शन प्रोसेस जब शुरू हुआ उसके पहले तक ये मुद्दे कायम थे। डेवलपमेंट का सवाल, डेवलपमेंट का इशू मुखर था, लेकिन जैसे ही वो धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता उस दिशा में बढ़ने लगा, व्यक्तिवाद की राजनीति हो रही है, बाकी चीजें व्यक्तिवाद लगता है आपको हावी हो गई। वो तो सारे संगठनों में है, सारी पार्टियों में है, व्यक्तिवाद, परिवारवाद। साबिर साहब, ये बताइए फिलहाल कि क्या इसमें एक डिजाइन नजर आता है कि एक तरफ आप 160 सीटों में से 65 सीटें अपर कास्ट को दे देते हैं, टिकटें देते हैं, इसके अलावा फिर आरएसएस से बयान आता है कि फिर से रिव्यू होना चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए आरक्षण की, क्या ये सब कुछ एक प्लान का हिस्सा है? बिल्कुल, कि आज भी बिहार में कास्टिज्म पे वोट होता है। नहीं तो क्या एक राष्ट्रीय पार्टी को इसको और बढ़ावा देना चाहिए? मैं बढ़ावा देना और घटाने की तराजू हमारे पास नहीं है। मैं समझता हूं कि ये फैक्ट है यहाँ, और उस फैक्ट को स्वीकारना चाहिए। अगर कोई कहता है कि ऐसा नहीं है तो वो झूठ है। और जहां तक कास्टिज्म की बात है, और सिर्फ पहले तो बिहार में ज्यादा था, और इसकी असर मैं समझता हूं कि इवन दक्षिण भारत में भी ये चला गया, लेकिन चारों तरफ इस बात को कहीं ना कहीं अब ये पूरे नासूर की तरफ फैल गया है, और इस पे नहीं होना चाहिए राजनीति। ये सब लोग मानते हैं, कितना मैं कम से कम मैं मानता हूं। चलिए, तो आदर्शवाद रहा, लेकिन मैं बात कर रही हूँ कि क्या ये पार्ट ऑफ द प्लान है कि एक तरफ बिल्कुल नहीं, पार्ट ऑफ प्लान तरफ से बयान आता है, आप ये किसी वो प्रतिनिधित्व के अलावा जितना, मतलब ये बिल्कुल प्रोपोर्शन से बिल्कुल अलग हटकर जितनी टिकट दिए गए हैं फिलहाल, उस पैमाने को सामने रख देंगे तो दूसरी जो महागठबंधन की बात है, वहां आप देखेंगे वहां 60 के ऊपर यादों का चला गया। तो दोनों तरफ जब आप देखेंगे सिक्के के, तो फिर अलग अलग, दूसरा एकदम बिल्कुल उसकी डिजाइन अलग अलग दिखाई देगी। आप पहेलियों में बात कर रहे हैं? नहीं, पहेलियों में नहीं, मैं सही बात कह रहा हूं कि उस सिक्के के पहलू अलग अलग और चमक अलग दिखाई देगी। जैसे दूर से रेत पानी दिखाई देता है, उस तरह दिखाई देगी। शायद ये जहन हो सकता है, लेकिन हर पार्टी ये कोशिश करती है कि समाज को जोड़कर अगर हमारी विनिंग जो सिचुएशन बन सकती है, उस तरह के कैंडिडेट उतारते हैं, और हर पार्टी कोशिश करती है, जो कहती है कि नहीं हम तो इस तरह के नहीं, बात ये हो रही थी कि विनेबिलिटी देखेगी बीजेपी। अमित शाह साहब का जो प्लान था कि विनेबिलिटी देखेगी, यूथ होना चाहिए देखेगी, और कास्ट समीकरण भी देखेगी, लेकिन लगता है कि प्रेफरेंस ऑर्डर में जो है ये उल्टा हो गया है। नहीं, डेफिनेटली नहीं, आप उसको मिक्स देखिए, ऐसा नहीं, और उल्टा नहीं हो गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबसे अकेले, चाहे वो महागठबंधन हो या एनडीए का गठबंधन, सबसे ज्यादा अकेले सीट वो लड़ रही है। चलिए, समय मेरे पास थोड़ा सा कम बचा है। दूसरी बात मैं उसमें आपने कहना, चूंकि दो बातें कही गई, मैं उसको एकदम संक्षेप में खत्म करना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को चेहरा बना के लड़ा जाता है, देश का प्रधानमंत्री है तो ये प्रदेश उस देश में है, और वो ऐसा प्रधानमंत्री है जो जागरूक है। वो चाहता है कि उन प्रदेशों में पार्टी की, ऐसी पार्टी की सरकार बने जो उसके साथ समन्वय बना कर रखे और उसकी तरक्की साथ साथ हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और बीजेपी का प्लान अगर कामयाब नहीं हुआ, तो क्या ये केंद्र सरकार के काम पर रेफरेंडम माना जाए? नहीं, रेफरेंडम की सवाल नहीं है। मैंने कहा कि प्रधानमंत्री की सोच है कि हर प्रदेश का समन्वय ठीक हो, और वहां सरकार, जो केंद्र की सरकार चाहती है कि प्रदेश जो पिछड़ा हुआ है वो तरक्की करे, वहां का समन्वय ठीक हो। अभी जो चीफ मिनिस्टर है उनके समन्वय, निहोरा यादव जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये उठा है कि क्या जेडीयू ने नर्वसनेस में, एक तरह के कंफ्यूजन में एक चुनावी जुआ खेला है? क्या लालू यादव, नीतीश कुमार पहले दोस्त थे, फिर दुश्मन बने, फिर दोस्त बन गए? क्या ऐसा फॉर्मूला था, क्या ऐसी बात थी जिसने आप दोनों को साथ आने पर उतारू किया? देखिए, दोनों का नीति और सिद्धांत एक था। दोनों की राजनीति की शुरुआत एक ही पाठशाला से हुआ था। भले ही मतभेद हुए हों, लेकिन सैद्धांतिक रूप से दोनों एक ही, दोनों का आधार एक ही रहा है। इसलिए दोनों में एक लेकिन होना। लालू यादव से पीछा छुड़ाने के लिए आपने वोट मांगा था कि लालू यादव की जंगल राज से मुक्ति चाहती है बिहार की जनता, इसलिए नीतीश कुमार चाहिए। लालू यादव से पीछा छुड़ाने के लिए नहीं, जो परिस्थिति थी सरकार की, उस सरकार के खिलाफ जरूर 2005 में हम लोग चुनाव लड़े, लेकिन 2010 में विकास के नाम पर चुनाव लड़े।
2010 के चुनाव विकास के नाम पर लड़े, विकास के नाम पर नीतीश जी को वोट मिला। नहीं, या नरेंद्र मोदी बहुत हावी हो गए, बहुत भारी पड़ गए, सबका साथ नहीं, लेंगे। नहीं नहीं, नरेंद्र मोदी हावी नहीं होंगे। दो सवाल बहुत अच्छा जिसका उत्तर साबिर साहब नहीं दे पाए। आपने कहा कि 65 अपर कास्ट को दिया। आप फिर बीजेपी की बात कर रहे हैं। मैं तो आपसे आपका सवाल पूछ रही हूं। डिजाइन को जरा समझा जाए। जो सवाल बहुत महत्वपूर्ण देश के लिए, मात्र बिहार के लिए नहीं, ये देश के लिए महत्वपूर्ण सवाल है कि जो डिजाइन भारतीय जनता पार्टी, या यूं कहिए कि जो चेहरा भारतीय जनता पार्टी का है, दो चीजों में देश के सामने आए हैं। एक टिकट बंटवारे में, यानी आप 65 बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि एनडीए 100 अपर कास्ट को दिया है, जिसका 15% पॉपुलेशन है, उसको 100 टिकट दिया, और महागठबंधन 131 पिछड़े वर्गों को चलिए फिलहाल दिया। भूल जाइए, उनके सवाल में उनसे पूछूंगी। मुझे बताइए, क्या जमीन पर कुर्मी और यादवों के बीच जो आपका काडर है, क्या उनके बीच जो टकराव देखा गया, हम जानते हैं पूरा इतिहास हमने देखा है, किस तरह से नीतीश कुमार वापस आए, किस तरह से साथ छोड़ा लालू यादव का, कुर्मी यादवों के बीच जो पुरानी दुश्मनी, तो मैं लफ्ज नहीं इस्तेमाल करूंगी, लेकिन जो टकराव रहा, आपको लगता है फिलहाल इस चुनाव में नहीं दिखेगा? देखिए, इस क्या समझा लिया काडर को? एक बात मैं बता दूं, इस प्रदेश में भूमिहारों के खिलाफ टकराव भयंकर रहा था, लेकिन नीतीश जी के आने के बाद में मिले कि नहीं लोग? मिले। कुर्मी यादवों में टकराहट नहीं रहा, कभी नहीं रहा। जिस इलाके में हम रहते हैं वहाँ कुर्मी यादव ही रहते हैं, वहाँ टकराहट नहीं। हाँ, राजनीतिक रूप से भले ही प्रतिबद्धता अलग अलग रहे हों, लेकिन जो बिहार की परिस्थिति बनी है आज, नीतीश जी ने जो काम किया बिहार में, तो उनके जो परिस्थिति बनी है, उस परिस्थिति में सारे लोग, यादव कुर्मी ही नहीं, सारे गरीब, गुरवा, पिछड़े, दलित, मुस्लिम, सारे लोग महागठबंधन के साथ हैं। जो प्रगतिशील विचारधारा के लोग हैं, वह भी गठबंधन के साथ हैं। अशरफ अंसारी साहब, जब से मांझी जी का जिक्र आया है, तब से लगता है रामविलास पासवान जो हैं वो दूसरे नंबर के नेता हो गए हैं दलितों के, अब सबसे महानतम नेता जो हैं वो नहीं रहे हैं बिहार के। नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। आपके काडर्स में कोई टकराव नहीं है? नहीं, कहीं नहीं, दूर दूर तक नहीं। कैसे? कहीं कोई टकराव ही नहीं है। मांझी जी भी नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनका हम स्वागत करते हैं, उसमें टकराव की कहाँ स्थिति है? नहीं, आपको नहीं लगता कि दलित वोटों का जब बांट होगी तो उसमें एक ही गठबंधन के दोनों नेता एक साथ शामिल हैं, क्या आपका एक साथ वोट मिल जाएगा या टकराव होगा जमीन पर? नहीं, कहीं कोई टकराव नहीं होगा और एक साथ मिलेगा। अर्थात ये तो नीतीश कुमार जी ने दलित और महादलित का एक कार्ड खेला था, आज वो कार्ड कहीं नहीं है। प्रेमचंद मिश्रा जी ने एक बात कही थी, उस पर सिर्फ जवाब दूं, जो कि बहुत वरिष्ठ नेता है, मैं भी इनकी बहुत इज्जत करता हूँ। इन्होंने कहा कि अविश्वसनीय चेहरे को लेकर के एनडीए आई है। उसमें हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामविलास पासवान जी का भी इन्होंने जिक्र किया। तो हम समझते हैं कि कम से कम प्रेमचंद मिश्रा जी को ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सीनियर लीडर हैं। अविश्वसनीयता की बात तो आज लालू यादव जी ने बोला है, और जिस दिन गठबंधन हो रहा था कांग्रेस का, आरजेडी का, उस दिन भी अविश्वसनीयता थी। जब राजद और जदयू एक आए उस वक्त भी था। आज तक कहीं विश्वसनीयता नहीं दिखी आपस में। तो जब खुद ही कमी है तो प्रेमचंद जी, फिलहाल जिस तरह से हम देख रहे हैं बिहार में चुनावी नतीजा किसी भी तरफ जा सकता है, क्या जो भविष्य है विपक्ष की पार्टी के तौर पर, अगर चुनाव नतीजे खिलाफ जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी का विपक्ष के तौर पर क्या भविष्य रहेगा देश भर में? जो सकारात्मक विपक्ष जो सशक्त तरीके से हो सकता है, वो श्री राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी निभाने जा रही है। और बिहार में भी मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस की भूमिका बढ़ने वाली है और हमारा गठबंधन पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगा, और जो हमने एजेंडा तय किया है डेवलपमेंट के, उसको हम आगे बढ़ाएंगे, जो हमारी प्रायोरिटी है। साबिर अली साहब, क्या बिहार में दादरी मुद्दा बनेगा? देखिए, ऐसा है कि ये बड़ा हमारे लिए अफसोसनाक बात है जो हादसा हुआ। प्रधानमंत्री बोले नहीं है? नहीं, सुनिए, मैं देखिए, अगर आप हमें बात नहीं कहने, समय बहुत कम है, मैं एक सेकंड में, मैं एक विदिन अ मिनट खत्म कर दूंगा। हादसा अफसोसनाक है और इतना सेंटिमेंटल इश्यू है कि हर ऐसे सेंटिमेंटल इश्यू पे प्रधानमंत्री को मैं कहता हूं कि बोलना भी नहीं चाहिए। और उसकी बात यह है, अगर जो लोग हंस रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि जो 2000 दंगे इस देश में कराए हो, कम से कम उनके पास कोई चेहरा नहीं है। इसी प्रदेश में जो कांग्रेस की यहाँ से खात्मा हुआ, वो सबसे आखिरी एपिसोड था भागलपुर, और उस एपिसोड को आगे बढ़ाया लालू यादव ने। जो सबसे बड़ा उसमें अभियुक्त था, उसको तगमा पिन्हाया सोने का, इसी बगल में सोनपुर में। चलिए, तो समय बिल्कुल समाप्त हो गया। अशरफ अंसारी साहब, एक वाक्य में जवाब दीजिए, दादरी क्या बिहार में मुद्दा बनेगा या नहीं? बिहार के लोग ना कहते हैं। देखिए, इसको एक शब्द में नहीं कहा जा सकता है। मुद्दा हम समझते हैं कि अगर दादरी बनेगा तो यहाँ फारबिसगंज और नवादा और गया भी मुद्दा बनेगा। उस तरह के हम समझते हैं कि
बहुत सारे मुद्दे हैं। यानी देश में एक तरह की सांप्रदायिकता का जवाब दूसरी तरह की हैं। सांप्रदायिकता से देने के लिए एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी नेताओं का यहाँ पर। तो साफ तौर पर बिहार का ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, बहुत अहम होने जा रहा है और वाकई देश की जो राजनीति है उसकी दिशा भी तय करेगा। कई लिहाज से हम फिर हाजिर होंगे यहाँ पर एक नए तरह का आकलन लेके। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।